में सीने पे गोली खाने वाले पैदा हुए हैं, पीठ पे गोली खाने वाले पैदा नहीं हुए हैं। इनके गलतफहमी है, पहले भी आए थे, एजेंसियां लेके दोबारा आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग राजस्थान 100% 2028 में जीतेंगे। जान दे देंगे, गोली खानी पड़ी तो खाएंगे। आज के बयान के नेपथ्य में है बंगाल असम का चुनाव। जुबान पर है लोकतंत्र को खतरा, एसआईआर, मशीनरी और ईसी का दुरुपयोग। क्या यह डर है या नैरेटिव का एक्सटेंशन, या अभी से माहौल टाइट करना? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जो होता है दिखता है, जो नहीं दिखता वो क्या है? इस पर विपक्ष की अपनी डेफिनेशन है कि कुछ हुआ हो और रिटेलिएशन में ऐसा किया गया हो, ऐसी डेफिनेशन जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। फिर क्यों एकाएक बयानों की गोली? आज इसी पर चर्चा। मेरे साथ बीजेपी से महिपाल महला हैं, करणवीर सिंह राजपुरा कांग्रेस से हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। करणवीर भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि जैसे मैं तो नहीं चाहता कि किसी कांग्रेसी को गोली खानी पड़े, लेकिन विपक्ष लाठी खाए तो जो चोट लगती है वो तो एक तरह से इनाम है। क्या बंगाल में या असम में एक भी लाठी खाई आपने इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर आज डोटासरा रिटेलिएट कर रहे हैं या वार कर रहे हैं? स्वप्निल जी, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जन जागरण कर रही है किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं एजेंसी का दुरुपयोग। अगर किसी नेता को दबाया जा रहा है, किसी कार्यकर्ता को दबाया जा रहा है, चाहे आसाम के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे राजस्थान में हो, कि देश के किसी कोने में हो, अगर व्यवस्थाओं को दबाया जाएगा तो लाठी मारने बराबर ही है। लोकतंत्र में लाठी मारने का मतलब कोई आपने खाई क्या? पीछे डंडा लेकर नहीं। दो सेकंड करणवीर भाई, गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि हम गोली खा लेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई गोली खाए, पर अगर इस तरह की परिस्थितियां थी तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरकर लाठी तो खानी चाहिए थी, नहीं खाई। स्वप्निल जी, इस बात का सारांश ये है कि डोटासरा जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह का सत्ता का दुरुपयोग दूसरे राज्यों में किया जा रहा है वैसा राजस्थान में नहीं होने देंगे, और उसका हर अंतिम लड़ाई तक, उसका जो गोली चलने की जो नौबत आएगी तब तक लड़ेंगे, आने के लिए भी तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस तरीके से लगातार कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है देश की व्यवस्थाओं को, एजेंसियों को, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो 2 मिनट, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, चाहे वो लोकतंत्र इनके दुरुपयोग का मामला हो। फिर एक छोटा सा कंफ्यूजन है। सरकार की जो मंशा है, तो जो सत्ता हथियाने की लड़ाई, उससे एक छोटा सा कंफ्यूजन है। इलेक्शन काउंटिंग डे पर आपने भी किसी न किसी चैनल पर यह कहा होगा, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता जो दिन भर हमारे चैनल पर जुड़े, उन्होंने ये कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी इसलिए गई क्योंकि गुंडागर्दी बढ़ गई थी। स्वप्निल जी, ममता जी क्यों गई बात वो नहीं है, पर ममता जी जिस तरह के आरोप लगा रही है, असम के अंदर जिस तरह के एसआईआर के आरोप लगे हैं, जो वोटों का पोलराइजेशन करने का काम किया है, कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ रही है। आप ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा ईसी का दुरुपयोग, एसआईआर की प्रक्रिया। स्वप्निल जी, बात तो पूरी करनी है। करणवीर भाई, कांग्रेस ममता के अगेंस्ट है या आप अभी कुछ और कह रहे हैं? करणवीर भाई, आप अभी कुछ और कह रहे हैं, व्यवस्थाओं को सुधारने की ओर है। आप अभी कुछ और कह रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन कमीशन लग गया, सरकारी मशीनरी लग गई, सरकारी मशीनरी स्टेट की नहीं सेंटर की लग गई, और ये तमाम बातें वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा राजस्थान में हुआ तो। पर ममता बनर्जी की हार का कारण तो आप इन सबको मानते ही नहीं है ना। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही थी। स्वप्निल जी, उनका इशारा है, चुनाव आयोग तमाम शिकायतों के बाद भी मौन है। चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। चिंता उसके ऊपर है। ये कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन है या फिर चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है, बात वो कह रहे हैं डोटासरा जी। वो नहीं चाह रहे कि एसआईआर का जिस तरह से मामला हुआ, वहां के लोग नहीं सुनेंगे। बाप वोट डाल रहा है, बेटा वोट नहीं डाल रहा है, माँ वोट डाल रही है, बेटी वोट नहीं डाल रही है, पति वोट डाल रहा है, बेटा नहीं डाल रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन में आप वोट डाल लीजिए। और जिस तरह का मार्जिन आया है, चुनाव के अंदर हार जीत का मामला हुआ है, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है, उसका उदाहरण नहीं है। चिंता इस ओर है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर भी इस तरह का
का वातावरण न खेले, जिस तरह से हरियाणा के अंदर आपने सरकार को, सिस्टम को कैप्चर कर कर सत्या हथियाई है। ज्ञानेश कुमार ने उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दिया? अब चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बताया कि छोटा सा क्लैरिफिकेशन और दे दें, नाम एक ही वोटर कैसे सेट हो सकता है? छोटा सा क्लैरिफिकेशन और दे दें। राहुल गांधी के बयान के अनुसार बीजेपी के 40 सांसद लोकसभा वाले वोट चोर हैं या वोट चोरी से जीते। 40, 200 तो खुद से जीते ना, 200 तो खुद से जीते। जयपुर ग्रामीण से जोड़कर देख लीजिए ना। अरे पर 200 तो खुद से जीते ना, लोकसभा 200 तो खुद से जीते। नजदीकी लोकसभा जयपुर ग्रामीण इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ वोट चुनाव कैसे जीता गया आप भी जानते हैं। ठीक, उसका जवाब लेकिन करणवीर भाई आज ही मांग रहे हैं, उसकी सुनवाई हो ही नहीं रही है। करणवीर भाई, मैं ये कह रहा हूं 240 में से 40 वोट चोर हैं, तो भी 200 तो अपने तरफ से जीते ना, खुद जीते ना, बिना वोट चोरी के जीते ना। 200 छोटा नंबर तो नहीं है, आप तो अपने उसका आधा है। सरकार नहीं बनती ना, सत्ता नहीं हथिया देना 200 में। 200 पे रुक जाते तो सत्या थोड़ी हथिया पाते। अरे आप 124 पे बना सकते हैं सत्ता, वो 200 पे ट्राई नहीं मारते। नहीं, सत्ता थोड़ी हथियाते अगर एजेंसियां उनके फेवर आप में तो नहीं कहते हैं ना वो होती, ऑपरेशन लोटस में सक्सेसफुल है। लोकतंत्र को पंगु नहीं बना पाते ना। ठीक है, चलिए मैं महिपाल भाई एक बात बताइए, आप आतताई हैं, आप तानाशाह हैं और भी न जाने क्या क्या है, लेकिन कांग्रेस आपसे नहीं डरती। इस बात से आप डरे क्या? कांग्रेस को डरना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस को डरा कौन रहा है? आप नहीं, कांग्रेस को डरना चाहिए देश की जनता से। कांग्रेस को डरना चाहिए जो कांग्रेस ने करप्शन किया है उससे, कि प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस को बार बार वोट का तमाचा मार रही है, फिर भी समझ आ नहीं रहा है। स्वप्निल जी, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था 4 तारीख को जब नतीजे है उसके बाद से, पर धीरे धीरे पिछले जो 2 दिन में समय गुजरा है, कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हमारा नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा, तो करणवीर जी जैसे लोगों का हमारा लाव लश्कर छोड़ के बंगाल छोड़ते हैं, असम की तरफ अपन शिफ्ट होते हैं, असम के बारे में अपन कुछ कहते हैं। एक्चुअल में चेहरे पे धूल इतनी जमी हुई है कांग्रेस की, और कांग्रेस बार बार आईने को साफ करने में लगी है, अपने अंदर झांक ही नहीं रही है। सुनिए महिपाल भाई, आप भी जानते हैं एक बात को कि अगर 100 बार भले ही झूठ बोला जाए वो सच लगने लगता है। अब आप बंगाल में देखिए, अधिकारियों के ट्रांसफर 400 से ज्यादा के संख्या में हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। इसके अलावा क्या टीएमसी के कार्यालयों को आज नहीं जलाया जा रहा? तो अब कौन गुंडागर्दी कर रहा है? ठीक है, दूसरा फिर अब देखिए, इसी का एक्सटेंशन है, लोकसभा चुनाव में देश भर में जितनी सेना डिप्लॉय होती है उससे ज्यादा सेना बंगाल में लगाई जाती है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है ना, लोग देख रहे हैं। हो सकता है अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो सच तो मान ही लेंगे। स्वप्निल जी, आग महिपाल महिला के घर पे लगी हुई, और मैं ये कहूं कि अग्निशामक की गाड़ी जो है वो स्वप्निल जी के घर कैसे नहीं आ रही है? कैसे संभव हो सकता है? देश में सबसे ज्यादा कहीं कोई चुनावी हिंसा वाला राज्य है तो बंगाल था, तो अब आप जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अब आप चुनाव बदला में ले रहे हैं क्या? और सर, आपके कार्यकर्ता जो सर, टीएमसी कार्यालय पहुंच रहे हैं वो क्या बदला? जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, यदि हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है तो विधि संगत उन पे भी कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कानून को हाथ में लिया है तो मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को कह रहा हूं कि उन पे भी कार्रवाई होगी। किसी को राइट नहीं है कानून हाथ में लेके किसी का घर जलाने का अधिकार नहीं है। पर देश में सबसे ज्यादा कहीं किसी चुनाव में हिंसा होती तो बंगाल के चुनाव में होती। पहला ऐसा चुनाव जहां अब आप पर आरोप क्या है? अब आप पर आरोप क्या है? सुनिए, अब आप पर आरोप क्या है? सुनिए, चुनाव हुआ। अब आप पर आरोप यह है कि राजस्थान में जिस तरह से सत्ता चल रही है 5 साल में उसका जाना तय है। ठीक है, आप मतलब अब देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ तो राजे भी बोलती थी कि हम रिपीट करने वाले नहीं हुई, कॉन्फिडेंस के साथ गहलोत भी बोलते थे कि रिपीट करने वाले नहीं हुए। 5 साल में यहां सत्ता परिवर्तन होता है, और ऐसा भी कोई तीर नहीं मारा है आपने कि 5 साल में आप शायद रिपीट कर पाए। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है कि तो फिर आप ये सब कर सकते हैं जो असम में होने की बात कांग्रेस कर रही है, या फिर जो बंगाल में होने की बात कर रही है? सर हमने जो 2.5 साल में काम किया है और आने वाले और 2.5 साल में जो काम करेंगे उसका रिजल्ट तो प्रदेश की जनता देगी। जब चुनाव में हम जनता के बीच में जाएंगे कि 5 साल के लिए आपने हमें चुना और हमने क्या बेहतर किया है, जनता के हाथ में फैसला। पर मैं आपके माध्यम से 44 लाख लोग एसआईआर की प्रक्रिया में कटे ना राजस्थान में। 44 लाख लोग कट गए अभी तक एसआईआर की प्रक्रिया में। चुनाव तक कितने कटेंगे मुझे नहीं पता।
जो उसमें क्राइटेरिया में आ रहे हैं बिल्कुल करते जा रहे हैं। और राजस्थान पहला स्टेट नहीं है, बहुत सारे स्टेटों में कटे हैं सर। राजस्थान पहला स्टेट नहीं है। और कांग्रेस के टप्पा मास्टर माननीय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चूंकि टप्पा मास्टर मैं नहीं कह रहा हूं, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अपने आपको राजस्थान की विधानसभा में कहा कि मैं टप्पो में बड़ा मास्टर हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आपको मोरिया हम नचा गोली खाएंगे। उन्होंने कहा है आपको मोरिया नचा स्वप्निल जी कुछ भी कहें, प्रदेश की जनता ने उनके नेतृत्व में जो जो चुनाव हुए हैं राजस्थान में, 2023 में विधानसभा के चुनाव में, 24 में पार्लियामेंट इलेक्शन में, उसके बाद बाई इलेक्शन में प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया है। नहीं, और गोली खाने की बात करने वालों को कहना चाहता हूं स्वप्निल जी, उपचुनाव नहीं कह सकते आप। फिलहाल प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को गाली दे रही है। उपचुनाव गोली की नौबत नहीं आएगी। उपचुनाव नहीं कह सकते आप। अंता ने रुला दिया था जी सर, अंता ने रुलाया तो सही। कितनी जगह उपचुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सर 2 सीटें थी, आज भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पे स्टैंड कर रही है। नहीं, 2 सेकंड। गोविंद सिंह डोटासरा के अंडर में लोकसभा में अपने आप को कांग्रेस ने स्ट्रेंथन किया कि नहीं किया? अच्छा, आज कांग्रेस इस बात की खुशी मना रही है कि हम लोकसभा में नहीं, आपने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं प्रदेश की जनता ने फिर भी हाँ। एक विपक्ष को करारा तमाचा समय समय पे मारा है। और उसी और कॉन्फिडेंस में गोविंद डोटासरा जी जो ये कह रहे हैं गोली वाली बात, इतनी बहादुरी वाली बात, अभी तो प्रदेश की जनता आपको गाली निकालने में लगी हुई है। श्याम सुंदर शर्मा जी से करप्शन के मैं आपको रोक रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी 2023 के चुनाव में हम सबने इसको देखने का काम किया है। श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बेजा तो नहीं बोला और ऐसे ही तो नहीं ललकारा होगा। क्या ये 28 के चुनाव होंगे क्या केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कंफर्मेशन दे दिया क्या 3 साल के लिए आगे के लिए? तो देखिए, अभी तो देखिएगा, बोलने के लिए तो बोल सकता है कोई भी। सचिन पायलट नहीं बोले ना कुछ बोले, लेकिन वो बोल रहे हैं। अभी तो आपको पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव लड़ने हैं, उसमें आप जीत करके अगर परचम फहराओगे तो आगे की बात सोचोगे। पर वो अभी हो कहाँ रहे हैं श्याम पहले भाई? देखिए, जिस प्रकार से उपचुनाव में जब जोबेर खां के बेटे को जिता पाने में सफल नहीं हो पाए, यदि शीशराम मोला के पोते नहीं जीत पाए, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर आप कैसे कह सकते कि कांग्रेस अपनी जगह को तलाशने का प्रयास तो सब दल करते हैं। और राजस्थान में परंपरा रही है, परंपरा को कायम रख पाएंगे तो अलग बात है। जिस प्रकार से रही कि भाई अशोक गहलोत भी कहा करते थे मैं ही दोबारा जीतूंगा, और ये देखिएगा अभी मौजूदा भजनलाल जी भी कहते हैं कि हमने ऐसे काम किए कि हम वापस से चुनाव जीत करके आ रहे हैं। जब बंगाल का चुनाव जीता था उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि राजस्थान में हमको कोई हरा नहीं सकता। अब देखिए परिस्थितियां क्या होती है ये जनता निर्भर करती है। जनता आपको चाहेगी तो आप वापस आ सकते हो, जनता नहीं चाहेगी तो कोई नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में जनता के बीच में रह करके अगर काम करने का प्रयास होगा तो अभी सीने पे गोली खाने की तो कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं राजस्थान में। नहीं, अगर खाने की जरूरत थी भी तो फिर अगर बंगाल में थी, असम में थी, तो वहां कुछ तो करते आप। एक लाठी तक नहीं खाई विपक्ष धर्म निभाने के लिए, आप कह रहे हैं कि हम गोली खा लेंगे राजस्थान में। अब देखिए क्या कि बंगाल में आपने ममता का साथ नहीं दिया, ममता से अलग होकर के चुनाव लड़े, और असम में भी आप अलग चुनाव लड़े, और बाकी जगह जो आप अभी कह रहे हो कि समर्थन देने की बात कर रहे हो, तो वहाँ अलग अलग चुनाव, जब आप जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की बात करते हो तो कहते हो सहयोगी साथ रहने चाहिए, सहयोगी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। विधानसभा के चुनाव में आप चुनौती देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो देखिए बिल्कुल अलग तरह की बात है। राजस्थान का चुनाव अभी 2028 में होना है, और SIR को तो स्वीकार कर लिया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। वहां ममता बनर्जी ने आज भी SIR को स्वीकार नहीं किया और कोर्ट में जाने की बात कर रही है। तो ऐसी स्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा जी जो आप कह रहे हो कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, कांग्रेस ने भी उसका 2 मिनट श्याम जी धमकी भरे अंदाज से सत्ता का सफर तय किया जा सकता है, ये तो हमने बीजेपी के कई चेहरों के साथ देखा है। अब देखिएगा कि धमकी से कोई सत्ता थोड़ी मिलती है, सत्ता तो जनसहयोग के माध्यम से मिलती है। अब जनसहयोग आपके प्रति समर्पित भाव है तो मिलेगा। अब करण जी को ये कहना चाहिए कि भाई अभी तो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में, क्या उनके नेतृत्व में चुनाव होने वाले हैं क्या, अभी तो करण जी को बताना चाहिए था। करण जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं तो सही होगा, भाई जब ही सही होगा कि जब उनको कंफर्मेशन दे दे कि वो स्थायी अध्यक्ष आगे के लिए बन गए हैं। अब देखिएगा वो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, मुझे लगता है ऐसी भाषा मर्यादित भाषा होनी चाहिए। ये सचिन पायलट नहीं बोलते भाषा, ना अशोक गहलोत बोलते हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी आपको ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है, फिर प्रतिपक्ष के नेता को विधानसभा में आपको लेकर के माफी मांगनी पड़ती है। तो देखिए ये सब चीजों की स्वीकारता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा बोलचाल में तो बहुत तेज तर्राट हो गए, बोलने लग जाते हैं, लेकिन जब
स्थितियां विपरीत होती है तो फिर कहने की स्थिति नहीं बन पाती है। तो आप अपने लोगों को संभालिए, क्योंकि आपकी कांग्रेस में अब राहुल गांधी की नई कांग्रेस बन गई है, जिलाध्यक्ष नए बन गए करण जी। ये तो बात सही है ना कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो अध्यक्ष बनाए थे उनको बदला जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब आने वाले समय में किस प्रकार का ठीक है, चुनाव परिणाम आएगा, कि यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं सुखदेव जी, वहाँ पैसे वालों का चुनाव है। करण जी, आप चुनाव लड़ सकते हो क्या? यूथ कांग्रेस का नहीं लड़ सकते हो कि पैसा नहीं है? 35 वर्ष से अधिक उम्र आयु का व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। लेकिन पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि एक वोट पर 70 रुपए खर्च करना पड़ रहा है और 70 रुपए और महिपाल महिला जी लड़ सकते हैं। ठीक है, अरे ठीक है। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप मेरी फिक्र छोड़िएगा, अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। नहीं, वो आप पे तंज कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले आप आरएलपी के प्रवक्ता थे। ठीक है, ठीक है। मैं श्याम जी 2 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। करणवीर भाई, मुझे एक बात बताइए, आखिरी बार, मतलब अभी ये युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को हटा दूं जिसमें उन्होंने लाठियां खाई, उसको हटा दूं, तो आखिरी बार सचिन पायलट ने सड़कों पर उतरकर लाठी खाई थी। उसके बाद कौन खा रहा है? कोई नहीं, है ना। दूसरा सबसे बड़ी बात यह भी है कि चुनावी हार से अगर आप चुनावी हार की समीक्षाएं करते हैं तो 2014 से अब तक कितने चुनावों में हार के बाद जिसमें आपने एक कमेटी बनाई और जिसने जांच की, उन्होंने अपनी फाइंडिंग में वोट चोरी पाया? क्या 2017 के गुजरात चुनाव में वोट चोरी पाया गया? क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी पाया गया? नहीं। ये आपको समझ में आया है 2024 के बाद। मतलब आप ही की कमेटी अपनी जांच में वोट चोरी साबित नहीं कर पाई और एकाएक 2024 में आप वोट चोरी और ये सब लेकर आ गए। स्वप्निल जी, कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, एलओपी ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का फॉर्मूला सार्वजनिक किया था। शायद मीडिया भी उस पर मंथन करती, शायद चुनाव आयोग से, सरकार से जवाब तलब करती कि हरियाणा के अंदर जो पारदर्शिता जिस तरह की होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई। शायद कहीं ना कहीं हम करणवीर भाई 2 सेकंड इसमें जवाब लेने से कि उस पर चुनाव आयोग या कोई स्पष्टीकरण दे। करणवीर भाई 2 मिनट, चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे वो असम का मामला हो, राहुल गांधी की पीसी में जो सवाल पूछे गए थे वो मैंने अपनी डिबेट्स में बीजेपी से एज इट इज पूछे। सुनिए तो, मैंने जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे वो मैंने बीजेपी से एज इट इज पूछे थे और आप मुझे इतना तो समझने लगे कि हाँ मैं पूछ सकता हूं, मुझे कोई झिझक या डर नहीं होता, मैंने पूछे थे। लेकिन करणवीर भाई, यहां मेरा सवाल अलग है। यहां मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल यह है कि 2014 के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, आप एक कमेटी बनाते थे ना, ये हमारी कमेटी है, ये 5 लोग हैं जिनकी हमने कमेटी बनाई है जो हार के कारणों पर मंथन करेगी। उनमें से कितने की रिपोर्ट में ये आया कि वोट चोरी हुआ? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर आया होता तो आप तभी बोल रहे होते, आप एकाएक 2025 से बोलने लगे। बिल्कुल, ये स्वप्निल जी, ये कमेटियां जो कांग्रेस का जो मंथन है उसी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल वही खिला है जहां उन्होंने कीचड़ फैलाया है, जहां उन्होंने लोकतंत्र को तो फिर करणवीर भाई एक छोटा सा चैलेंज है, व्यवस्थित करने का काम किया, वहां पर एक छोटा सा चैलेंज है। आप बता दीजिए, चाहे तमिलनाडु, चाहे केरल, चाहे कर्नाटक, चाहे हिमाचल, जहां ये कीचड़ फैलाने में नाकामयाब रहे, वहां पर कमल नहीं खिल पाया है। कांग्रेस का संकल्प है। सुनिए करणवीर भाई, मैं आपसे चाहता हूं, एक छोटी सी बात चाहता हूं, सुनिए ना, संविधान को सुरक्षित रखने सुनिए तो सही, चुनाव निष्पक्ष हो, इतनी डीप स्टडी है अगर आपकी, करणवीर भाई, अगर इतनी डीप स्टडी है आपकी तो बीजेपी के वो 40 नाम, मैं सुनिए ना, अगर इतनी डीप स्टडी है आपकी तो बीजेपी के वो 40 नाम जो हर छठे नंबर पर आते हैं, 6, 12, 18, वो 40 नाम जारी कर दीजिए। स्वप्निल जी, पहला नाम राजस्थान जयपुर ग्रामीण से ही राव राजेंद्र सिंह जी को ही ले लीजिए, और बाकी 39 का जो चुनाव है वो कटघरे में है। बाकी 39 हर कोई जानना चाहता है। बाकी 39 कौन है? 39 सिलसिलेवार बता देता हूं आपको। अलवर वाली सीट ले लीजिए। 2 तो मैंने आपको राजस्थान में गिना दिए, बाकी पूरा भारत बड़ा है गिनाने के लिए। आप जाइए, निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, आपको वो 40 नाम भी मिल जाएंगे, 39 नाम भी मिल जाएंगे। ठीक है, महिपाल पहला, मतलब आपकी जो जीत है वो डेंटेड है, उस पर डेंट मारा गया है सर। नहीं, जयपुर वाला प्रकरण तो सही बोल रहे हैं ना, वो जयपुर वाला प्रकरण तो अभी तक संदेहास्पद है। जनता पार्टी से सवाल करते करते, आरोप लगाते लगाते ये आप पे भी आरोप लगाने लगे कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिएगा। देखिए कहां कांग्रेस पार्टी का क्या स्तर रह गया है।
कांग्रेस पार्टी किस तरीके कहां थी और कहां पहुंच गई है, ये इसी सोच की वजह से आज रसातल में जाते जा रहे हैं और पूरे देश से कांग्रेस मुक्ति की कगार पे। मीडिया के पीछे मत छिपिए राजस्थान मेहता में जी, आप तो करणवीर जी, जयपुर ग्रामीण का उत्तर करणवीर जी, दीजिए और आप बताइए अरे चुनाव सर, आयोग जयपुर किस ग्रामीण तरीके में से राव SIR राजेंद्र के सिंह ऊपर जी जवाब को क्यों नहीं दे जयपुर रहे? ग्रामीण की जनता ने सांसद चुनने का काम किया था। सांसद चुने गए हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए हैं। नहीं, पर पूरा आपके हिसाब से घटनाक्रम, सब तय नहीं पूरा होता है, घटनाक्रम, सर। पूरा जहां आप घटनाक्रम, जीते, वहां सब कुछ पूरा ठीक। घटनाक्रम, जहां आप पूरा हारे, घटनाक्रम, वहां तरह तरह के आरोप। सुनिए जी, स्वप्निल जी बताएं। पूरा घटनाक्रम जी। अपने पीछे संदेह तो छोड़ के गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज भी उस पर चर्चाएं होती है और आम ही लोग करते हैं, तो वो संदेह तो अब तक छटा नहीं है ना, ये बात तो फैक्ट है। दूसरा पॉइंट मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, ये बताइए, जितनी शिद्दत से ईडी गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे पड़ी या जांच एजेंसियां गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे पड़ी, अभी तक कुछ निकला नहीं है। गोविंद सिंह पर सर, डोटासरा पाक जेल साहब में नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके पीछे ईडी ने कार्रवाई की वो 7 दिन में बीजेपी में आ गए, आम आदमी पार्टी से। अब उन पर ईडी उतनी तेजी से कार्रवाई नहीं करेगी। ईडी की स्पीड हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने झुक जाती है, वो शुभेंदु अधिकारी के सामने कम पड़ जाती है, वहां पर जाकर ब्रेक लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी गलत मानसिकता से और घृणित मानसिकता से ईडी कार्रवाई करती होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। रही बात गोविंद सिंह डोटासरा जी की, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी भी पाक साफ निकले नहीं है। आने वाले समय में ज्यों-ज्यों जांच आगे बढ़ रही है, आप बहुत बढ़िया, आप देखिएगा। अब सुनिए, ना ठीक है, करणवीर भाई, महिपाल जी, क्या आपकी बात का मीनिंग मैं ये निकालूं कि जब चुनाव आएंगे तब ईडी दोबारा आकर डोटासरा के पीछे पड़ेगी? 2 मिनट करणवीर भाई, बहुत जरूरी सवाल है। क्या आपकी बात का मीनिंग ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे ईडी 2028 में पड़ेगी? स्वप्निल जी, 2028 के चुनाव में अभी लगभग 2.5 साल से ज्यादा का समय पड़ा है, आधे से ज्यादा समय पड़ा है। आप देखिएगा ज्यों-ज्यों जांच आगे बढ़ेगी तब आएगी ना ईडी। डोटासरा जी, पाक साफ नहीं है, मैं ये कह रहा ठीक है। हूं। जांच होने दीजिएगा, ठीक है, पता लग जाएगा ठीक है। गोविंद सिंह डोटासरा जी कहां स्टैंड करते ठीक है। हैं, कैसे इस प्रदेश ठीक है, ठीक है, ठीक है, बनाने का काम। ठीक है, राजेंद्र यादव ठीक है। पर श्याम सुंदर कैसे शर्मा इस जी, प्रदेश बस अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। आपकी पार्टी के ठीक है, प्रदेश के अब अध्यक्ष मैं आप दोनों को रोक रहा समय हूं। बताएगा। बस आप दोनों को रोक रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं। ठीक है, आपको क्या लगता है, जैसे कहते हैं ना कि अब धुआं तो उठा है, अब आप ये कह लें कि किसी ने शायद कुछ फूंक कर मुंह से निकाला होगा या फिर कहीं आग लगी होगी, मुझे नहीं पता, धुआं तो उठा। अब मसला यह है कि क्या वो राजस्थान तक आएगा? अब करण जी को पता ही नहीं कि अशोक गहलोत ने इसीपी का दुरुपयोग किस प्रकार से किया, ये तो लोकेश शर्मा ओपनली कह रहे हैं। तो इसी के सत्ता के लिए सब लोकेश शर्मा जी अगर दुरुपयोग साबित कर पाए तो सरकार सत्ता में है, अशोक गहलोत जी भी कार्रवाई कर दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है, आरोप लगाने से क्या होगा? आरोप लगाने से क्या होगा? बहुत बढ़िया। आरोप लगाने से क्या होगा? आप भी तो आरोप ही लगा रहे हैं। नहीं मिली, आप भी तो आरोप ही लगा रहे हैं। टिकट नहीं मिली इसलिए आरोप लगा दिया। 2 मिनट करणवीर भाई, 2 मिनट, आप भी आरोप ही लगा रहे हैं बेसिकली अभी। हाँ, अभी खत्म कहाँ हुआ है? हाँ। अभी गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जांच नहीं चल रही है, गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे के खिलाफ जांच चल रही है। हाँ। अब डोटासरा की बात करते क्यों? बेटे के खिलाफ जांच चल रही है और जांच अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, सत्ता का सदुपयोग सब करना जानते हैं। जब आप जमाने में आप भी करते थे तो आप बीजेपी कर रही तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर व्यक्ति साफ सुथरा है, साफ दुरुपयोग हो सकता। अरे सत्ता को कॉम्प्रोमाइज कर, आप देखिए अरे बिल्कुल किया है आपने। कैसी बात कर रहे हैं करणवीर भाई? मायावती से कभी पूछिएगा, मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, नहीं तो आप उनसे पूछ सकते थे कि कैसे चुनावों के टाइम पर सीबीआई उनके पीछे आया करती थी और फिर आपकी सत्ता बच जाया करती थी। और आप ही के टाइम पे तो सीबीआई को तोता बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। स्वप्निल जी, ये कैसा उदाहरण हुआ जो दुनिया में नहीं है? उनसे मायावती तो है, पूछ ले। मायावती तो है, मायावती तो है, मायावती तो है, पूछ ले। दुरुपयोग तो जो सत्ता में है, मायावती तो उनसे पूछ लीजिए, पूछ ले। श्याम सुंदर जी, हाँ, अपनी बात जारी रखें प्लीज। देखिए करण जी, जिस प्रकार राजनारायण जब चुनाव जीते थे, किस तरह से इंदिरा जी ने
तिल मिला के क्या क्या किया नहीं किया, ये आपको अभी इतिहास अगर खंगालोगे तो निश्चित तौर पे पाओगे कि हम कांग्रेस ने भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा भूत में क्या हुआ, पर हम भविष्य की चिंताओं, वर्तमान की चिंताओं पे बात नहीं कर रहे हैं, और हम बार बार पुरानी बातों को लेके उनको कोट करके उन पर चिंता जता रहे हैं। किसी ने आपको देख के सीखा तो खुश होइए ना कि आपका चेला बहुत अच्छा निकला। वर्तमान में कहाँ चला गया है? हाँ श्याम अब जी, इंदिरा जी के जमाने की कोई बात को बार बार कोट करेंगे, उससे निष्कर्ष क्या निकलना है? मैं तो कह रहा हूँ कि सत्ता, वर्तमान पार्टी सत्ता क्या कर रही है? निष्कर्ष क्या निकलता है? जनरल नॉलेज बनता है ना भाई। हम आज भी तो आयरन लेडी बोल रहे हैं ना इंदिरा गांधी को। मणिपुर के क्या हालात, मणिपुर के क्या हालात है? अरे सुन तो लीजिए कर्णवीर भाई, प्लीज क्लोजिंग है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, बीच में ना बोलें, बीच में ना बोलें प्लीज। हाँ श्याम जी, क्लोजिंग प्लीज। देखिए स्वप्निल जी, मैं इतिहास को अगर उजागर करना चाहता हूं तो करण जी की दिक्कत होती है, क्योंकि वो सच्चाई सामने आती है तो सबको दुखी लगता है। जैसे आप वर्तमान साफ कैसे होगा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, वर्तमान कैसे सुधरेगा? रुक जाइए आप गए ना सुप्रीम कोर्ट में, ममता बनर्जी गई ना, उनको रिलीफ मिला। वर्तमान कैसे सुधरेगा साहब? क्या भूत को कोसने से? वो अभी दोबारा जाएंगी, वो अभी दोबारा जाएंगी, वो अभी दोबारा जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग के कार्यकलापों में हम हस्तक्षेप सीधे तौर पे नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग के जो लोकतंत्र में जिस प्रकार से, इसीलिए तो जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। अरे करणवीर भाई, जनता के बीच में गई ना ममता जी तो गई। हाँ। ममता जी निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी ने 6% मतदान ज्यादा लिया। और फिर भी अगर कोई डाउट है, फिर भी अभी कोई अगर कोई डाउट है तो एक बड़ी ब्रेकिंग का आप इंतजार कीजिएगा। मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि अगर हार जीत का मार्जिन एसआईआर में कटे वोटों से कम मिलता है तो आप आइएगा दोबारा मेरे पास। वक्त है, ममता बनर्जी के पास कांग्रेस के साथ मिलकर चली जाए और दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।